Hello dear students, once again I am Ajay Chauhan. Wish you a very beautiful, cheerful and hopeful morning. Today we again continue the chemistry of class 10th, that is chapter 1, chemical reaction and equation. Yesterday's class I covered the topic that physical change, chemical change and the difference between chemical equation and chemical reaction with activities and proper characteristics of chemical reaction. Now today's topic is a very important topic. Today's topic is balancing of chemical equation. How to balance, why we balance, and how to make more informative chemical equations and characteristics of chemical equation and its limitations. So now let's start. Okay, now we start chemistry class 10 chapter 1 chemical reaction and equation part 2. As I earlier told you, topic is balancing of chemical equation, means how to balance, more informative chemical equation and characteristics of chemical equation and its limitations. इसकी कोई limitations भी होती हैं, ठीक. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैं यहाँ स्टार पहले से लगा देता हूँ आपके लिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये आप अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे. बैलेंसिंग लोग समझ नहीं पाते. एक्चुअली में ये बहुत इजी है. मैंने कल भी कहा था कि ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग इन योर ब्रेन बिफोर द रीडिंग ऑफ एनी कंसेप्ट. ओके, तो यस्टरडेज क्लास टिल यस्टरडेज लास्ट टॉपिक इज दिस वन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. मैंने कल आपको बताया था, लास्ट का टॉपिक ये था कि Mg + O2 MgO फॉर्म हो जाता है. ये आपकी केमिकल इक्वेशन थी, लेकिन स्केटर्ड फॉर्म में है और इन्फॉर्मेटिव भी नहीं है. इन्फॉर्मेटिव में आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक. अब Mg + O2 MgO, मैग्नीशियम को जब बर्न किया था हमने एयर में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन गया था, वाइट पाउडर. मैंने कल आपको एक्टिविटी में समझाया था. मैं ये इसी इक्वेशन को लेके चल रहा हूँ. सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको देखना है स्केटल है. स्केटल केमिकल काम नहीं करती है, बैलेंस काम करती है. क्यों करते हैं बैलेंस, बता दूंगा अभी हाल में आपको. सबसे पहले आप क्या करो कि कंपेयर करो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन बोथ साइड, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी. ऑफ ईच एलिमेंट, एलिमेंट जानते हैं आप क्या होता है? एलिमेंट भूलना नहीं. एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंस विच हैव ओनली इट्स ओन काइंड्स ऑफ एटम्स, जिनके अंदर सिर्फ अपने एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं. प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस. कंपाउंड क्या होता है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन अ डिफरेंट कंबाइंड फिक्स रेशो इट फॉर्म अ कंपाउंड. मिक्सचर क्या होता है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड इन एनी रेशो इट इज कॉल्ड मिक्सचर. तो ये जनरल टर्म्स आपके ब्रेन में होना चाहिए. 9 में इग्नोर कर दिया होगा, अब इग्नोर मत करना, ठीक. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के लिए बैलेंस करने के लिए हम नंबर ऑफ एटम हर एलिमेंट के कंपेयर करते हैं बोथ साइड में. देखते हैं कि कैसे है. अब चूंकि मैं आपको एक मेथड इतनी बड़ी सी बता रहा हूँ पहले शुरुआत में, आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग है तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा समझाने की आपको थोड़ा समझ में आ जाए. बस केवल बस थोड़ा सा समझ में आ जाए, इसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा. सपोज करो मैंने आपको यहाँ लिया, यहाँ मैंने आप लिया एलिमेंट लिया, एलिमेंट लिया और यहाँ पर मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी सपोज करो आपके लिए. ये आपको नहीं करना है, लेकिन आपके ब्रेन में कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक. यहाँ मैंने लिया आपका LHS और यहाँ मैंने लिया आपका RHS. RH और LHS तो आप जानते होंगे ना, जानते हैं. LHS मीन्स होता है रिएक्टेंट और RHS में प्रोडक्ट आता है हमेशा. अब एलिमेंट कितने हैं इस इक्वेशन में, कितने एलिमेंट हैं? एक तो मैग्नीशियम है, इसमें Mg लिख दिया था हमने. और क्या है इसमें? और इसमें ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है. मैंने कहा था कि कंपेयर करते हैं सबसे पहले हर एलिमेंट्स के एटम्स को कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने कितने एटम्स हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके कितने एटम्स हैं. Mg के कितने यहाँ पर भाई? Mg के यहाँ 1 है LHS में. यहाँ भी Mg के कितने हैं भाई? Mg के 1 है, और कुछ नहीं लगा तो 1 है. O के कितने हैं ऑक्सीजन के? 2 एटम, 2 एटम है ऑक्सीजन के. यहाँ कितना है ऑक्सीजन का? 1 एटम है. गड़बड़ है.
हमने कंपेयर किया कि जो एलिमेंट्स हैं इस केमिकल इक्वेशन में, जो भी एलिमेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो रिएक्ट करने का प्रोडक्ट बनना है, उनके एटम्स इक्वल नहीं हैं। इसका मतलब ये स्कैटर इक्वेशन है, ये बैलेंस नहीं है। अब हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करना पड़ेगा, इससे पहले आपका एक क्वेश्चन ये उठता है कि बैलेंस करने पड़ने से पहले एक क्वेश्चन उठता है कि वाई अ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, ध्यान रखना। मस्ट बी बैलेंस, क्यों होती है बैलेंस, क्यों करना पड़ती है हमें बैलेंस, वाई? तो इसका अगर आंसर हम देना चाहें तो आपको मैं आप पे समझा दूं, पहले आप समझ लीजिए कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स in any chemical reaction the total mass of reactant must be equal to the total mass of product। total mass of reactant का मास, जो reactant का होगा टोटल मास, वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। और ये मास कब इक्वल होगा? जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मास इक्वल हो जाएगा। 9th में आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा होगा, सीखा? तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। आंसर मैं दे चुका हूँ आपको, आंसर मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन मैं लिख देता हूँ, फिर भी यहाँ पर आपको लिख देता हूँ आंसर एक फॉर्म में लिख देता हूँ मैं आपको। चलो यहाँ पर अच्छे कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? क्या कहता है कि स्टेट दैट, कहता है that matter neither be create, state that matter neither be create या created or destroyed। यहाँ एक पॉइंट लगा दिया, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के चलते तहत, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वो इक्वल होता है। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल, बिल्कुल इक्वल होता है, मस्ट बी इक्वल, ये नहीं बता दिया मैंने आपको, इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दैट्स वाई वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। मतलब इसका जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है, ये प्रिंसिपल है। अब मास कब इक्वल होगा? जब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे। अब नंबर ऑफ एटम्स LHS और RH में डिफरेंट हैं। अब देखिए बैलेंस कैसे करते हैं, आपको समझा रहा हूँ बैलेंसिंग। आप बात ध्यान रखिएगा, कोई झंझट नहीं करना, ये टेबल आपको बनानी नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। जब आप फ्लो में आ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे, टेबल नहीं बनानी है। आपका इक्वेशन लिखिए आपके पास Mg + O2 एरो MgO। अब देखिए पहली स्टेप आप क्या लाएंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पर O के 2 एटम्स हैं, यहाँ O का एक ही है, तो हम हमेशा मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल यहाँ लगा देते हैं, कहीं पर भी मल्टीपल लगा देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ 2 ला सकता हूँ, मैं यहाँ 3 ला सकता हूँ, मैं यहाँ 2 ला सकता हूँ, जिस तरह से इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट के हर एलिमेंट्स के एटम प्रोडक्ट के एटम्स के इक्वल हो जाएं। तो मेरी पहली स्टेप क्या रहेगी? देखिए ये तो लिखा है, ये स्केलेटल है, मैंने बता चुका हूँ आपको, मैं इसको आप स्केलेटल है, ये तो आपको बता चुका हूँ मैं। अब आप एक काम करो, देखो
Mg प्लस O2, थोड़ा समझना यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर O के 2 है, यहाँ पर O का 1 है, तो मैंने यहाँ पर O के 2 लगाने के लिए 2 mg कर दिया। मान लो मेरी पहली स्टेप ही आ गई। अब O के 2 हो गई, O के तो 2 हो गए, लेकिन Mg के भी 2 हो गए। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे Mg का यहाँ 1 है, तो मैं यहाँ पर 2 mg लगा देता हूँ। 2 mg प्लस O2, एरो लगा के आपका आ गया 2 MgO। ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये फाइनल बैलेंस इक्वेशन है। ये बीच की स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए लिख दी है, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी स्केटल थी, ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब आप देखिए यहाँ पर Mg का 1 था, अब यहाँ Mg के 2 हो चुके हैं, तो Mg के यहाँ 2 हो गए हैं। अब यहाँ भी Mg के 2 हो गए हैं, यहाँ भी Mg के 2 हो गए हैं। O के 2 यहाँ थे पहले से, O का मैंने 2 लगा दिया है, O के भी 2 हो गए हैं। अब देखिए इक्वल हो चुके हैं, 2 2 1 1। जब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया है। इट मीन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने आपको बहुत सरल भाषा में समझा दिया। ठीक, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आगे मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट। नाउ एग्जाम्पल 2, एक बात और फिर से समझा रहा हूँ मैं आपको, एक बार एग्जाम्पल 2 दे रहा हूँ। यदि मान लो कोई इक्वेशन लिखी हुई है कि METHNE मीथेन जानते हैं, मीथेन एक गैस होती है, मार्श गैस होती है, जो दलदल में उगती है, दलदल मार्श गैस, CH4 कहते हैं ऐसे, आपने पढ़ा हुआ, मार्श गैस कहलाती है। ये यहाँ कीचड़ होती है, दलदल एरिया होता है, वो मार्श गैस फॉर्म हो जाती है। और ये क्या होती है, ये विस्फोटक होती है। ये इसकी इक्वेशन मैंने करा दी ऑक्सीजन के साथ में। मान लो एक वर्ड इक्वेशन दी है आपको, यहाँ आपका फॉर्म हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और प्लस यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया वाटर। सपोज करो ये आपकी एक वर्ड इक्वेशन लिखी है, वर्ड इक्वेशन वर्ड में लिख दी है मैंने। सबसे पहले आप इसको लाइए सिंबॉलिक फॉर्म में लाइए। सिंबॉलिक फॉर्म में मीथेन में आपको बता चुका हूँ कि CH4 होता है। CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, आपको बाद में पता पड़ेगा। ऑक्सीजन जहाँ भी लिखा होगा वहाँ पर आप ऑक्सीजन के साथ में O2 ही लेंगे, मॉलिक्यूल लेंगे। ऑक्सीजन का गैस के को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेते हैं। ऑक्सीजन O2 है, ये मॉलिक्यूल है। और ध्यान रखना इस बात को, अगर कहीं 2O लिखा हुआ है 2O, तो ये 2 सेपरेट एटम ऑफ ऑक्सीजन हैं। ठीक है, O2 when 2 molecules are combined, when 2 atoms are combined, a molecule is formed। ऑक्सीजन आगे क्या है, CO2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख दिया मैंने, प्लस वाटर है, वाटर को मैंने H2 लिख दिया। अब वही बात, मैं छोटी सी बात फिर से आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ। इसकी हालांकि ज़रूरत मैं नहीं समझता, लेकिन फिर से एक बार आपको करके दिखाता हूँ मैं, इससे आपकी समझ में आ जाए। लास्ट बार, आखिरी बार कर रहा हूँ, इसके बाद नहीं करूँगा मैं आपके लिए ये सब चीज़ें। ये आपका एलिमेंट, यहाँ आपका आ गया RHS, ये LHS लिखो पहले, LHS, यहाँ आपका आ गया RHS। एलिमेंट कौन कौन से इसमें, अब देखिएगा CH4 क्या है, C में C कार्बन है भाई, H क्या है, H हाइड्रोजन है। एलिमेंट अलग अलग कर लीजिए। O क्या है, CO2 में O क्या है, O ऑक्सीजन है। इनके अलावा और कोई एलिमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा आपको, C दिख रहा है। CH4 में CH कुछ नहीं होता, CH4 एक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है C। LHS में C देखा, LHS में C कितना है, C LHS में 1 है। RHS में C कितना है, RHS में भी C 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। H कितना है, H यहाँ 4 हैं, 4 एटम्स हैं H के, यहाँ H के 2 ही एटम्स हैं। ऑक्सीजन के देखे, ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के यहाँ। और यहाँ ऑक्सीजन के देखो दी O2 2 तो यहाँ और एक O यहाँ, यानी ऐसे करके काउंट कर लेते हैं, सीख लीजिए ढंग से, 3 एटम्स हैं। इसका मतलब कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स LHS और RHS में सेम नहीं है, यानी कि ये बैलेंस नहीं है, ये स्केलेटल है। अब बैलेंस करना है, आप सोच देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से बैलेंस करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए
CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2। आपको सोचना क्या कहाँ से पड़ता है, सोचना आपको यहाँ से पड़ता है कि सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर ओके, यहाँ पर CO के 2 एलिमेंट्स हैं ओनली ओके, और यहाँ O के कितने हो रहे हैं 3। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई। H के तो H के 4 हैं, चलो ठीक है, H के 4, H के यहाँ 4 हैं, H के 2 हैं। पहले O को देखो आप, O के 2 और O के 3। देखिए 2 और 3 में जब भी दिया हो तो या तो आप 2 का मल्टीपल बना सकते हैं, 2 3 या 6 कर सकते हैं, 2 2 या 4 कर सकते हैं, 2 और 3 इवन ऑड के केस में। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो मैंने उठाई वो मैंने लगाई कि मुझे चाहिए किसके, O के यहाँ 3 हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया मैंने 2। अब देखिए क्या हो गया, ओके यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए ओके। ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे की। अब ओके यहाँ 4 हो गए, मुझे 4 यहाँ भी करने हैं, तो मैंने यहाँ भी 2 लगा दिया। यहाँ ओके जो हो गए वो 6 हो गए, 6 हो गए, ओके 6 हो गए। तो देखिए यहाँ ओके आप कितने हो गए, ओके 2 यहाँ है और 2O यहाँ है, मतलब ओके 2O ये 2O ये, और ओके 2 ये, ओके 4 हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन के यहाँ 4 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन के 2 ही है, तो मैंने यहाँ भी 2 लगा दिया। ये मैंने सेकंड टाइम किया। अब ज़रा आप इक्वेशन को देखिए ज़रा, ठीक आराम से ढंग से तरीके से देखिए आप ज़रा इक्वेशन को, क्या ये बैलेंस हो गई है। देखिए C का 1 यहाँ है, C का 1 यहाँ है, C से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए H के 4 यहाँ हैं, H के 4 यहाँ हो चुके हैं क्योंकि मैंने 2 लगा दिया है, 2 2 या 4, फर्स्ट स्टेप यहाँ मैंने यहाँ की थी। H के 4 यहाँ हो चुके हैं, यानी H के 4 जो यहाँ पर, अब H के 4 यहाँ हो चुके हैं। ऑक्सीजन को देखा, यहाँ O2 और 2O यानी 4 थे, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 हो चुके हैं। यहाँ ऑक्सीजन के जो था, यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों के यहाँ 2 थे, अब यहाँ 4 हो चुके हैं, यहाँ भी 4 हो चुके हैं, यानी नंबर ऑफ एटम सेम हो चुके हैं। इट मीन दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई आपकी। बस अब आपको ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया, हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा यूज़ करते हैं, देख लेते हैं कॉमन ऑब्जर्वेशन से कहाँ पर किसी की कमी है, वहाँ आइटम्स लगा देते हैं। चलिए अब आपको मैं आगे ले चलता हूँ इसके। फिर से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, समझा रहा हूँ बैलेंसिंग मैंने आपको किया। सपोज करो मैंने लिखा कि आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन रिएक्ट विद, आयरन Fe होता है, रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 होता है, गिव्स आयरन थर्ड सल्फेट, आयरन सल्फेट देता है, यानी Fe2SO4 होल थ्राइस देता है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, एक रिएक्शन है एग्जाम्पल। अब आपको बैलेंस करना है। अब मैं आपकी टेबल नहीं बनाऊंगा, अब मैं टेबल नहीं बनाऊंगा। अब देखिए फर्स्ट स्टेप देखिए आप क्या है, यहाँ Fe क्या है, Fe के 2 हैं, Fe के 2 हैं, आँख बंद करके इसमें आप Fe प्लस, इसको नहीं हटा रहा मैं, ये तो इक्वेशन है, नीचे लिख रहा हूँ इसलिए जिससे आपको वहाँ की वहाँ नहीं समझ में आए। Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2, देखो कैसे करते हैं, सुनो। Fe के 2 हैं, सबसे पहले आप 2 यहाँ लगा दीजिए, फर्स्ट स्टेप आपकी ये हो गई, ये फर्स्ट स्टेप लिख दी मैंने यहाँ पे। Fe के 2 हो गए आपके, Fe के 2 बन गए, Fe के 2 थे, फर्स्ट स्टेप हो गई आपकी। सेकंड स्टेप देखिए आप, S क्या है, S कितने हैं, यहाँ S का 1 ही है और यहाँ S के 3 हैं, यहाँ S के 3 हैं, S का यहाँ 1 ही है और यहाँ S के 3 हैं, तो S को 3 बनाने के लिए हमने S यहाँ 3 लगा दिया था। कोई दिक्कत नहीं, 3 लगा देते हम S में। ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई, सपोज करो ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई, हमने S के 3 कर दिए। S के 3 करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन के 6 हो गए, हाइड्रोजन के 6 हो गए। अब हाइड्रोजन के 6 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 ही हैं, ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 लगा दिया, यहाँ पर थर्ड स्टेप हो गई, थर्ड स्टेप। अब ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट बैलेंस होगी। देखिए Fe के 2 हैं, यहाँ भी
प्रोडक्ट में भी Fe2 हैं, हाइड्रोजन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 6 यहाँ पर भी हैं, एस सल्फर के 3 एटम्स हैं, सल्फर के 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के O4 × 3 यहाँ भी 12 हैं। ये बैलेंस आपकी हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको सिर्फ इतना करना है, ये टेबल मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। नाउ द एग्जाम्पल आर इनफ, काफ़ी हो चुके हैं, ये पेज मैं यहीं छोड़ रहा हूँ और आपको नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलता हूँ। वो सिंपल चीज़ एकदम से, इन्फॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं? जो फिजिकल स्टेट होती है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, जो भी फिजिकल स्टेट होती है किसी भी रिएक्टेंट में, जो हमने एलिमेंट लिए हैं या जो भी हमने कंपाउंड लिए हैं, उनकी फिजिकल स्टेट को सॉलिड के लिए S लिखते हैं, लिक्विड के लिए L लिखते हैं, गैस के लिए G लिखते हैं या ऊपर की तरफ एरो से मार्क करते हैं, और प्रेसिपिटेट के लिए नीचे की तरफ एरो मार्क करते हैं। ये बता दूं मैं आपको, प्रेसिपिटेट है तो नीचे एरो मार्क हो जाएगा, और एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ लिखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन इन वाटर, एक्वस सॉल्यूशन AQ लिखते हैं। रिएक्शन कंडीशन भी है इसका, सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो। इसे हम एरो के ऊपर या एरो के नीचे इंडिकेट करते हैं कैटलिस्ट। मान लो हमने आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखी, हमने मान लो यहाँ पे लिखी Na2CO3, यहाँ लिखा MnO4 KMnO4 लिखा, और यहाँ पर कोई प्रोडक्ट आया, तो ये KMnO4 क्या है? कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है हिंदी में बोलने से? तो इसे हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। ये केमिकल रिएक्शन को फास्ट और स्लो कर सकता है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन की रेट को फास्ट और स्लो करता है, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है ना? तो टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को हम एरो के बिलो या एरो के अबव या बिलो नीचे नोट करते हैं। हीट चेंज के लिए हम प्लस का साइन लगाता है, प्लस हीट 145 किलो जूल, या फिर रिएक्टेंट में लगाते हैं। अगर एक्सोथर्मिक होती है तो नीचे प्रोडक्ट में लगेगा, और एंडोथर्मिक होगी तो आप जानते हैं कि रिएक्टेंट में लगेगा। और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आप क्लास 9th में ये वर्ड जानते होंगे, मैं समझता हूँ इतना तो आप जानते होंगे। ठीक। नेचर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करते हैं हम? सिंपल रिएक्शन में सिंपल एरो चलता है, और अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो हम इस एरो को काम करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम इस एरो को काम करते हैं, ध्यान रखना, डबल एरो लग जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, मैं आगे समझा भी दूंगा। स्पीड ऑफ रिएक्शन के लिए वी राइट स्लो और फास्ट अबव द एरो। अगर स्लो है तो स्लो लिख देते हैं, फास्ट है तो फास्ट लिख देते हैं। ये इन्फॉर्मेटिव बनाने के कुछ तरीके हैं जो सिंपल है, आप समझ जाएंगे। एक टॉपिक और लाभ बचा हुआ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अगर इक्वेशन है 2Na + 2H2O 2NaOH + H2। Na सॉलिड है, सॉलिड के लिए S लगा दिया, H2O लिक्विड है, L लगा दिया, NaOH एक्वस सॉल्यूशन है, N सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पानी में घुल जाता है, एक्वस AQ लगा दिया, H2 गैस है, G लगा दिया, या H2 के ऊपर आप एरो भी लगा सकते हैं, मैंने बताया था। इस तरह से केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। एग्जाम्पल एक और देता हूँ मैं आपको। कैटलिस्ट को ऊपर लिखते हैं, N2 गैस है, 3H2 भी गैस है, यहाँ कैटलिस्ट ऊपर लिख दिया है। टेम्परेचर तो टेम्परेचर को नीचे लिख देते हैं, प्रेशर को नीचे लिख सकते हैं, और 2NH3 गैस है तो एरो लगा दिया है। ठीक। रिवर्सिबल के लिए मैंने बताया था आपको कि बोथ एरो लगाते हैं। N2O4 गैस है, रिवर्सिबल 2NO2 गैस है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों सेम है, मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे। ये आपके हो गई इन्फॉर्मेटिव बनाने के तरीके, सरल तरीके से, लेकिन आप इसका यूज़ करना परफेक्ट केमिस्ट्री के लिए। मैं परफेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इनको भी पढ़ा दिया आपके लिए। ठीक। आप क्या बताता हूँ आपको कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो बहुत सरल हैं, इन्हें आपने दिमाग में रखना है आपको, आपकी नॉलेज के लिए, जो आपके फ्यूचर में काम आएंगी। क्या कि इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड बोथ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिटेल ऑफ चेंज। कोई भी केमिकल इक्वेशन हमें प्रोवाइड करती है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ चेंज, उससे हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटेल मिल जाती है किसी भी चेंज की, किसी भी केमिकल इक्वेशन से। सेकेंड, इट प्रोवाइड नेम ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इससे वेरियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम भी प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट, इट गिव अस द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एटम्स हमने बताया था, नंबर ऑफ एटम हम पता लगा लेते हैं कितने हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट,
इट गिव अस रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, ये बात याद रखना यहाँ पर, ये 9th क्लास में पढ़ के नहीं आए होंगे, जानता हूँ मैं 9th क्लास में बच्चे नहीं पढ़ते। इट गिव्स द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। 1 मोल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर पढ़ा होगा आपने, तो नंबर ऑफ मोल्स भी की इंफॉर्मेशन भी ये देती है हमें। 4th, इट गिव अस रिलेटिव अमाउंट बाय मास और वेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर बैलेंस होगी तो रिएक्टेंट का जो मास होगा, रिएक्टेंट की इक्वेशन में जो भी हमने एलिमेंट्स लिए हैं उनका टोटल मास होगा, वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल हमेशा आएगा, तभी बैलेंस मानी जाएगी। तो हमेशा ये इट गिव अस रिलेटिव अमाउंट ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट, इट आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यदि कोई गैसियस रिएक्शन है तो उसका रिलेटिव वॉल्यूम का भी की इन्फॉर्मेशन भी हमें देती है। ठीक, ये सिंपल चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, मैंने लिख दिया, ढंग से पढ़ लेना इसको, वीडियो देखकर 2-3 बार। और एक बात मैं लास्ट बता रहा हूँ आपको कि लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, कुछ लिमिटेशंस तो होती होंगी, ये हर किसी को भी किसी से भी जोड़ दिया, लिख दिया H2 + H2SO4 + N2 प्लस एरो H2SO2, बन गई केमिकल इक्वेशन? नहीं, लिमिटेशंस है। क्या है, समझिए इस बात को। A chemical equation does not tell us about the feasibility of reaction. Feasibility means whether the reaction take place or not. Reaction take place करेगी कि not, कि chemical reaction हमको इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताती। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यहाँ पर लिखा हुआ है Ca + H2SO4 CaSO4 + H2। अब देखो आपको बैलेंस तो दिख रही है, Ca का 1 है, Ca का 1 है, CaSO4, Ca के साथ में SO4 आ गया, H2 बाहर चला गया है, बट इट डज नॉट अकर, ये अकर ही नहीं करती। ये आपको लग रहा है केमिकल इक्वेशन है, बट इट डज नॉट अकर इन नेचर। अरे भाई, इनकी भी एक लिमिट है, वही केमिकल रिएक्शंस बन सकती हैं जो केमिकल जो भी एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, कुछ फिक्स है, हर किसी की नहीं बना, आपकी मर्जी है, आपने हर किसी की बना दी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये लिमिटेशन है, मैंने बता दिया आपको। सेकेंड है, chemical equation of a reaction does not give any actual idea about the rate of reaction. मीन्स केमिकल इक्वेशन से हमें ये आइडिया नहीं लगता कि उसकी रेट क्या होगी। मीन्स हाउ मच टाइम विल द टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन, कितना टाइम लगेगा रिएक्शन कंप्लीट होने में, इसका आइडिया नहीं लगता, ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट, इफ द सब्सटेंस इज इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन द केमिकल इक्वेशन डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंसनट्रेशन। उसके कंसनट्रेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती सॉल्यूशन के बारे में। ओके, ये आपकी लिमिटेशंस थी। कल से हमारा नया नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, उसका नाम होगा टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। वाह, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना काफ़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, बी कंसंट्रेट, इसको बहुत ध्यान से समझना, मैंने अच्छे पढ़ाने की कोशिश की है। एंड लास्ट में एक बात कहूँगा, प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।